जो भी माला पढ़ा दिए प्लीज प्लीज अपने अपने सीट को पकड़े प्लीज। सारे लीडर से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने अपने सीट को पकड़ लें। जी एक आम इंसान को खास बनाने का एक रास्ता अगर है, जहां पे पैसे के साथ साथ वह लाइफ स्टाइल, वह लग्जरियस लाइफ स्टाइल पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान, दिल से लोगों का एक सम्मान, सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में अगर कहीं पे है तो एक अद्भुत क्षण अभी आपकी नजर के सामने है कि इस उम्र में सांसद विधायक भी नहीं बन पाते हैं लोग, लेकिन आज ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को चेंज करते हुए और खुद की लाइफ में इन्होंने चेंजिंग लाया। मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे। चलिए सारे लोग प्लीज 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 सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर को आ जाइए फिर से। विजय सर हैं आपके साथ, अभी सेल्फी हो जाएगी। अपने तरफ से सर के लिए जोरदार ताली एंड अगेन मोस्ट वेलकम टू बेगूसराय सर। मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहले आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैं पैदाइशी हूं। हाँ, मैं आपको बता दूं, राइट है। पैदाइशी इसलिए हूं क्योंकि इस बिजनेस में बेवकूफ लोग ही इतना पैसा कमाते हैं जितना समझदार लोग बाहर 20-25 हजार रुपए में कमाते नहीं है। आया ना? आया ना? समझदार कहते हैं ये बिजनेस करने लायक नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कमाते हैं, तो बोले हमें सैलरी मिल जाता है। एक मीटिंग में मैं गया था, मुझे बोला कि एक इंजीनियर साहब, मैं सब उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एजुकेशन का रिस्पेक्ट करता हूँ। एक व्यक्ति ने, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुझसे पूछा कितना कमा लेते हो? मैंने कहा सर आपके जितना नहीं। तो बोले आपको पता है विजय भाई मैं कितना कमाता हूँ? मैंने कहा नहीं। तो बोले एनुअल पैकेज इज माई 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपया साल का। मैंने कहा सर मैं आपके जितना तो नहीं कमा पाता, क्योंकि पता नहीं 60 लाख रुपया साल का मुझे देते हैं। तो सदगुरु महाराज को जानते हैं? सदगुरु महाराज को सुना है आपने? तो किसी ने सदगुरु महाराज से पूछा, किसी रिपोर्टर, किसी पत्रकार ने सदगुरु महाराज से पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर हैप्पीनेस? आप इतने खुश कैसे रहते हैं? आप ऐसे खुश कैसे रहते हैं? तो सदगुरु महाराज ने कहा आई एम नेवर आर्ग्यूमेंट विद द फुलिश पीपल। मैं कभी मूर्खों से आर्ग्यूमेंट नहीं करता। पत्रकार ने कहा आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। सदगुरु महाराज ने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यदि आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो आपको ये बात का अनुभव होना जरूरी है कि आपको किससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना। हाँ है ना? राइट। तो मैं विजय अग्रवाल आए हुए तमाम लीडर, तमाम गेस्ट और तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। राइट। तो मुझे गर्व है और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम लोगों का। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आप सारे लोगों के बीच में, मध्य में, कि आप जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं कृपया करके मोटिवेट होके मत जाइएगा। अगर आप ये सोच कर आए हैं आज कि आप यहाँ से मोटिवेट होकर जाएंगे तो जो मुझे माफ कीजिएगा, आप दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं और आप यहाँ पे बैठे हैं। राइट। ये 3 घंटे का सेमिनार, ये 4 घंटे का सेमिनार आपको मोटिवेट कर सकता है। हो सकता है कि आप मोटिवेट होकर जाएं, पर ये 3-4 घंटे के अंदर जितना भी मोटिवेशन आपको आएगा इस दरवाजे के बाहर वो याद भी नहीं रहेगा कि विजय भाई आए थे क्या बोला, अविनाश जी आए थे क्या बोला। इस गेट के बाहर आपको याद नहीं होगा आपने 4 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी, ये आपको याद नहीं होगा। तो आज आप यहाँ पे क्या सुन के जा रहे हैं ये आपको याद नहीं होगा। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति ने अगर अपनी सोच में, अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया, उसकी आने वाली 7 पीढ़ी इस प्रोग्राम को याद रखेंगे। तो मोटिवेट ना होते हुए इस बिजनेस की तर्क को समझने का प्रयास कीजिएगा, इस बिजनेस की आत्मा को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर आज आप यहाँ पे बैठ के इस बिजनेस के तर्क और इसकी आत्मा को समझ के गए, आप नहीं आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को किसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा है मेरा आपसे, ये वादा है आपसे।
मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, ये जीवन जो है ये बहुत कठिन है। इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि टीचर इज मोर स्ट्रिक्ट देन लाइफ, लाइफ इज मोर स्ट्रिक्ट देन टीचर। जो जीवन है वो शिक्षक से ज्यादा कड़क होता है, कठिन होता है। क्यों? क्योंकि टीचर पहले आपको पढ़ाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है, हाँ या ना, राइट? और जीवन पहले आपकी परीक्षा लेता है और उसमें से आपको कुछ पढ़ाता है। एग्री करेंगे मेरी बात से, राइट? तो मैंने जो परीक्षा दी है, मैंने अपने पूरे जीवन में, मैं आज 28-29 साल का हूं, मैंने पूरे जीवन में बादाम कम और ठोकर ज्यादा खाई है। किसी ने मुझसे पूछा था कि विजय भाई आपके पास इतनी बुद्धि आई कहां से? मैंने कहा बादाम कम और ठोकर ज्यादा खाई है। तो जब 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 आपको ठोकर मिलेगी तब तब आप में बुद्धि आ जाएगी। आप में से जितने लोगों को आलस आता हो, दूसरे दिन सुबह उठ के 500 का नोट फाड़ दीजिए। आपका सारा आलस ना चला जाए तो कह देना, राइट? तो कृपया करके मैं ये चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, राइट है? ताली नहीं बजाएंगे तो चलेगा, पर मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं आपके हृदय तक पहुंच पाऊं। मैं आपके यहां नहीं, आपके हृदय तक पहुंच पाऊं, और यही मेरा आखिरी तक का प्रयास रहेगा। साथ देंगे मेरा? साथ देंगे मेरा? राइट? थैंक यू सो मच दोस्तों। नाम विजय अग्रवाल, और मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि अगर विजय अग्रवाल के पीछे से, विजय अग्रवाल के नाम के अंदर से अगर अल्पेश गज्जर नाम को हटा दिया जाए तो विजय अग्रवाल का जो अस्तित्व है वो शून्य है। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर श्री अल्पेश गज्जर सर के लिए, जिनकी वजह से एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आपके सामने सूट बूट में खड़ा है। ये उनका प्रताप है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे ग्रेट मेंटर के लिए, क्योंकि एक पानी के पाउच बेचने वाले की औकात नहीं है कि वो आपके सामने सूट बूट में आके खड़ा हो सके, राइट? ये मेंटर की ताकत है कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को आपके सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल है। बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूं और पिछले 6.5 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। दिल, दिमाग और पूरी आत्मा और पूरी श्रद्धा से मैंने इस बिजनेस को अपनाया है। इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं। 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई बिजनेस बाकी नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर पर घर न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, बराबर। मेरी माँ एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। कभी बड़े सपने नहीं देखे हमने, कभी बड़ा पैसा हमने नहीं देखा, कभी बड़ी गाड़ियों के बारे में हमने नहीं सोचा, किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते थे रात और दिन, और वो थी कि ये घर चल जाए, बस ये घर चल जाए। इससे ज्यादा ना हमने कोई एक्सपेक्टेशन की, ना हमने कभी बड़े सपने देखे, ना कुछ देखा। बस अपने जीवन को धक्का मार मार के चला रहे थे। कभी भी ये नहीं सोचा कि हम भी कभी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, कभी बड़ा पैसा कमाएंगे, कभी बड़ा कुछ लेंगे। सुबह 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे उठता था, न्यूज़पेपर डालने घर घर जाता था, वहां से घर को वापस आता था। सुबह 7 साढ़े 7 बजे निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहां से घर को, वहां से शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर पे आता था। 5:30 6 बजे मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब जाया करता था। सुबह 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक काम करने के बाद मेरे हाथ में जो पैसा आता था वो 4800 रुपए, 4500 से 4800 रुपए आता था। और आप यकीन मानिएगा, जब मेरे पिताजी के हाथों में जाके मैं वो 4800 रुपए देता था तो आप यकीन मानिएगा 4 लाख के बराबर उस 4800 रुपए की कीमत होती थी। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी में की उंगली में चोट लगे तो दर्द का एहसास सिर्फ उसे होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बराबर। तो मुझे नहीं पता था कि वो 4800 रुपए मेरे पिताजी के हाथ में जब जाके देता था मैं, 4800 रुपए के बराबर वो रकम होती थी। और आप यकीन मानिएगा उस समय हमारा घर कैसे चलता था ये सिर्फ हम जानते हैं। पापा का एक्सीडेंट हुआ, पापा का एक पैर 3 जगह से टूटा, पापा का एक ही पैर 3 जगह से टूटा। ऑपरेशन कराने के लिए बराबर है पैसे नहीं थे। लोगों को लगता है कहानी है, अरे भैया आके देखो, किसी के जूते में पैर डालकर देखो कि उसे उस जूते को पहनने में कितनी तकलीफ हो रही है।
आसान है किसी को दूर से देखकर उसकी परिस्थिति का अंदाजा लगाना, मुश्किल है उसके जूते में पैर डाल के देखना कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। नहीं सोचा कभी कि कितना पैसा आएगा, नहीं सोचा कुछ, और रात दिन बस एक ही काम कि कैसे भी ये घर चल जाए, कैसे भी ये घर चल जाए, कैसे भी ये घर चल जाए। मरता क्या ना करता। जब आदमी के सामने मरण मतलब आखिरी ऑप्शन मौत रहता है ना, तो उसके पास चॉइस नहीं रहती कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से जिंदगी चल रही थी और एक ही काम मैं रात दिन किया करता था, उस ऊपर वाले को गाली देने का। मैं ही मिला था तुझे, मैं ही, ये सारे दुख मेरे ही नसीब में लिख दिए तूने, सारी तकलीफें मुझे ही दे दी। और एक गरीब आदमी दिन में कम से कम 3 बार ऊपर वाले को कोसता है। हाँ या ना? राइट। अच्छा मैं ही मिला था, अब यही बचा था, ये भी दे दिया। हाँ या ना? कोई ऑप्शन नहीं था लाइफ में। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बस धक्का मार के, जैसे कहते हैं ना, जीवन जी नहीं रहे, जीवन काट रहे हैं। जीवन जी नहीं रहे, काट रहे हैं। हम 6 लोग हैं घर में, 2 भाई 2 बहन 2 माँ बाप, 6 लोग। और 6 के 6 लोग हम 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहते थे। 10 बाय 10 का आलीशान बंगला था हमारे पास। आप अगर मेरा पुराना किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसमें है मेरा घर का वीडियो। वहां पे एक बार कंपनी ने, जब हमने कोई अचीवमेंट किया था, तो कंपनी ने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए घर में वीडियोग्राफर को भेजा था। आप यकीन मानेंगे, वो वीडियोग्राफर बोला अगर मैं घर में घुस के शूटिंग करूंगा तो मैं करूंगा कितना, इतना तो सामान लेकर आया हूं जितना चाहिए। तो मैंने बोला भैया तेरा सेटअप बाहर लगा ले, तो इतना ही शूट कर ले। एक दिन नौकरी से आ रहा था तो मुझे किसी ने पूछा, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे पूछा कि विजय भाई क्या करते हो। मैंने कहा यार सुबह से उठता हूँ, ये करता हूँ और शाम को घर चला जाता हूँ। तो बोले विजय पैसा कमाना है। अब अगर आप भूखे से ये पूछो कि खाना खाना है तो वो क्या बोलेगा? हाँ या ना? राइट। इस बिजनेस में आने से पहले हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। आप में से जितने भी लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, बराबर है, आप पैसा कमाने आए हैं। हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि पैसा था ही नहीं। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपको टेंशन है। प्रेम चोपड़ा का वो डायलॉग है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी थी। पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी। मान लीजिए आपके पास सर जेब में 500 रुपए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि बैंक में रख दूं, घर पे रख दूं, खर्च कर दूं। जब 500 है ही नहीं तो कोई चिंता है क्या? है क्या? कुछ लोग जाते हैं ज्योतिष के पास के, देखिए क्या है, क्या तकलीफ है। हाँ क्या ना? जाते कि नहीं बताने के लिए। तो एक आदमी ज्योतिष के पास गया कि ऐसे जा रहा था रास्ते में, तो उसने बोर्ड देखा, वो ज्योतिष के पास गया कि ज्योतिष जी जरा देखो तो मेरे हाथ में क्या है। तो ज्योतिष ने बोला कि यार तेरे पे तो 7.5 लग गई है, 7.5 की पनौती लग गई है। तो अब, तो बोले गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो बोले तू यहाँ आया था उससे पहले तुझे पता था कि तेरे पास 7.5 है? बोले नहीं। किसने बताया? बोले मैंने। तो उतारेगा कौन? बोले मैं। तो बोले एक काम करते हैं, हम एक काली गाय का दान कर देते हैं, तो और मैं कुछ पूजा विधि कर दूंगा तो ये पनौती उतर जाएगी। तो बोले गुरुजी मैं गरीब आदमी हूं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, हम एक काली बकरी का दान कर देते हैं तो ये पनौती उतर जाएगी। तो बोले गुरुजी मैं गरीब आदमी हूं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोले चल कुछ नहीं, मैं तेरे लिए और थोड़ी मेहनत, 2 मंत्र ज्यादा पढ़ लूंगा, बराबर है, हम एक काली चादर का दान कर देते हैं, तेरी पनौती उतर जाएगी। बोले गरीब गुरुजी मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, बराबर है। तो बोले चल कोई बात नहीं, मैं तेरा और थोड़ी मेहनत कर लेता हूं, हम एक काला रुमाल और काली उड़द का दान कर देते हैं, तेरी पनौती उतर जाएगी। बोले गुरुजी मैंने कहा तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, मैं तो बिल्कुल बर्बाद आदमी हूं। तो बोले जब तू बर्बाद आदमी है तो फिर चिंता क्यों करता है? शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। आया ना? तो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति हमारी थी, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति। और उसने पूछा कि बोले विजय भाई पैसा कमाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले चलो मैं तुम्हें एक जबरदस्त जगह ले चलता हूं। और वो मुझे उठाकर बाइक पर बिठाकर, राइट, ऐसे एक सेमिनार में लेकर आया। पीछे खड़े थे हम, ये पूरा हॉल पैक था, पीछे हम खड़े थे। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, आप किसी भी सेमिनार में जाइए, आपको कोई भी लाख से नीचे बात करने वाला मिलेगा ही नहीं।
वो सब लाख की बात करते हैं, आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आपके घर मर्सिडीज आ जाएगी, आपके घर फलाना हो जाएगा, आपका बंगला बन जाएगा। और मैं सोच रहा था पीछे पीछे कि भैया यहाँ साइकिल पंचर हो जाती है तो 5 रुपए पंचर जुड़वाने के लिए नहीं है, तो मुझे मर्सिडीज लाने के सपने दिखा रहा है। जैसा आपको हंसी आ रही है, मैं पीछे खड़ा खड़ा ये बात सोच रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि कब ये खत्म हो और कब मैं निकलूं। क्योंकि पिताजी ने बचपन से समझाया, बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछने का, हाँ या ना। तो लाखों हमारे घर में किसी ने देखे नहीं, लाखों मुझे कमाने नहीं, तो मैं रास्ता क्यों पूछूं। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात को? बराबर है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा चलो छूटी जान। हम बाहर निकले और मेरे दोस्त ने मेरे पास आकर कहा, कैसा लगा? आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। और मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, गजब। उसने मुझसे पूछा, करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा यहां तो सब लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं, तेरे पास कोई 2-4 हजार कमाने की बात हो तो बता, लाखों नहीं कमाना। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर है। यहां तो सिर्फ 2-4 हजार कमाने की बात है, 2-4 हजार रुपए कमाना, इससे ज्यादा कमाना नहीं है। वो मुझे समझाता रहा कि तू लाखों कमाएगा। अपलाइन करती है कि नहीं? तू लाखों कमाएगा। मैं बोलता था तेरा क्या फायदा, तू काहे मोटिवेट कर रहा है, हाँ ना। और ये फीलिंग आती है। उसने बोला तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए लाख, मुझे 3,000 चाहिए। बोला नहीं लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं भैया 3,000 चाहिए। बोला नहीं लाखों कमाएगा। बाद में मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुझे पता है ना मैं लाख आएगा मुझे? तो बोला हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा है तुझे लाख आएगा। मैंने कहा तुझे पूरा भरोसा है मुझे लाख आएगा? बोला हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा है लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जाए 97 तू रख लेना, 3 मुझे दे देना। मेरी हालत उस समय उस भिखारी की तरह थी। एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। सारे भिखारी इकट्ठे हुए और उसने बोला अरे यार अब तो तू करोड़पति बन गया है, अब तू क्या करेगा? बोले मैं इस 1 करोड़ रुपए से भव्य मंदिर बनवाऊंगा। सारे भिखारियों ने बोला यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला। बोले कोई धर्मात्मा परमात्मा नहीं हूं, मैं इससे बड़ा भव्य मंदिर बनवाऊंगा और उसके आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो कई बार हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है कि करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी हम उस मेंटलिटी से बाहर आ नहीं पाते और हमें ये लगता है मैं अकेला ही कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बराबर। मैं बाहर निकला, उसने मुझे बहुत समझाया, मैं नहीं माना और आखिर में ये फैसला हुआ कि चल उसके कहने से मैं कुछ करूंगा। अब मैं मोटिवेट था। जब भी सेमिनार में से हम जाते हैं घर को तो हम कितने मोटिवेट रहते हैं, बस अब तो मार दूंगा, तोड़ दूंगा, इसको भी जोड़ दूंगा, इसको भी जोड़ दूंगा, इसको जीबीडी बना दूंगा, इसको थाईलैंड करवा दूंगा। अब वो भी, अब चाचा का लड़का भी याद आ रहा है, मामा। अचानक से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और हमें हमारा मॉडर्न कनेक्ट होता है और हम उन सारे लोगों को याद कर लेते हैं उस समय, है ना। बराबर मोटिवेटेड होते हैं। घर गया मैं, मेरे पापा बाहर बैठे हुए थे और मैं गया और मैंने पापा को जाके कहा कि पापा अब अपने दुख के दिन गए। आप यकीन मानिएगा मेरे पापा ने पहली दफा मुझे 15 मिनट बहुत गौर से देखा कि सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक तो ठीक था। वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे माथे पे ऐसे हाथ लगाया कि बुखार तो नहीं चढ़ गया। बराबर। मुझसे फिर पूछा गया कि क्या हुआ? मैंने कहा पापा उस मीटिंग में गया था, गजब लोग थे, सब लाखों कमा रहे थे, अपने भी लाखों कमाएंगे, अब अपने दुख के दिन गए, अब आप देखो। और मेरे पिताजी ने वही काम किया जो एक पिताजी को करना चाहिए और उन्होंने बड़े ही विनम्र शब्दों में, बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे मोटिवेट करते हुए ये कहा कि हमें ऐसा कोई काम करना नहीं, क्योंकि ऐसे काम करने से इज्जत चली जाती है। और मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं वो जा कैसे सकती है? एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को हमेशा इस बात का वहम होता है कि बाजार में जो है ना उसकी बहुत इज्जत है। और किसी मित्र को अगर उसने फोन किया हो ना कि भैया 5,000 देना जरा जरूरत है, अबे कल फोन किए होते तो आज ही किसी को दिए, है ना।
राइट है सर, आपकी जेब में 500 रुपया पड़ा होगा ना तो 200 रुपया देने वाला मिल जाएगा, पर आपकी जेब में अगर 1 रुपया नहीं है तो आपको 10 रुपए देने वाला नहीं मिलेगा, 10 रुपए उधार देने वाला नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। तो इस बात का घमंड मुझे कभी था ही नहीं कि हमारी मार्केट में बहुत इज्जत है, क्योंकि कितनी इज्जत थी वो मैंने पापा के एक्सीडेंट के टाइम पे देख लिया। सर एक रिश्तेदार, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, उन्होंने जो किया वो बढ़िया किया। एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में तबीयत पूछने नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि अगर हॉस्पिटल में तबीयत पूछने जाऊंगा तो जेब से 1500 निकाल के देना पड़ेगा। और उस समय पता चला कि भैया अपनी जेब में पैसा होता है ना तभी लोग पूछते हैं कैसा है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना तो लोग आपसे पूछने भी नहीं आएंगे कि कैसा है और कैसा नहीं है। मुझे याद है 15% ब्याज पे 20% ब्याज पे पैसा लेकर आया था इलाज कराने के लिए। 21-22 साल की उम्र में ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूं, बराबर है 21 साल की उम्र में कम से कम 15-16 लाख रुपया कर्जा था मेरे ऊपर। 15 से 16 लाख। आप सोच कर देखिए कि 20-21 साल की उम्र में अगर किसी बच्चे पे 15-16 लाख रुपए का कर्जा, क्योंकि जो पैसा लिया था ब्याज पे, जो घर चलाने के लिए लिया था, कुछ इधर उधर दिया था, बराबर है, वो पैसे का उन लोगों को, आपको पता है हमारे वहां एक श्रॉफ जो पैसा घुमाते हैं ब्याज पे, वो आपकी किडनी तक निकाल लेते हैं। और वो हमेशा बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आज मैंने इनसे 50,000 लिया और अब इनका 5 महीने से ब्याज नहीं दिया, ब्याज के साथ हो गया इनका 70,000 रुपया, तो वो आता था 10,000 और देता था, बोले अब तेरा लाख रुपया हो गया। फिर लाख पे ब्याज लगना शुरू, फिर तो उस पे नहीं दे पाए तो थोड़े दिन बाद वो वापस आएगा, फिर वो अपने को 2-5 हजार की जरूरत पड़ी, फिर 2-5 हजार लिया, अब तेरा 1.5 लाख हो गया, अब उस पे ब्याज शुरू, बराबर है। और एक कहावत है बहुत पुरानी कि मरता क्या ना करता। आदमी जब मरण पे पड़ा हो ना तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। और उस समय मुझे ये बताया गया था कि आप इस बिजनेस में से लाखों कमाओगे। मुझे बताओ, आप अगर मेरी जगह होते तो क्या आपको इस बात का विश्वास आता कि आज जो आदमी 200-200 रुपए के लिए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए के लिए तरस रहा है, जिसकी तकलीफ को कोई नहीं समझ रहा, उस आदमी को कभी किसी बिजनेस में से लाखों रुपया आएगा? पॉसिबल है क्या ये? आप सोच कर देखिए। कई दिन हमारी लाइफ में ऐसे निकलते थे कि सुबह उठते थे तो उठने के बाद में अगर चाय बनानी होती थी तो कभी चाय पत्ती नहीं थी, तो कभी शक्कर नहीं थी, बराबर पड़ोस के घर पे ऐसे बरना दरवाजा खटखटा के, क्या थोड़ी सी एक कटोरी शक्कर दो ना, हम कल लाएंगे तो हम वापस देंगे आपको। 500-500 ग्राम, 400-400 ग्राम, किलो गेहूं का आटा लाके घर चलाते थे। और आपको यकीन नहीं होगा इस बात का कि कई दिन ऐसे निकले कि सुबह बनाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे, और शाम को बनाएंगे तो सुबह क्या खाएंगे। और उस समय मुझे कोई मोटिवेट कर रहा है कि भैया तू लाखों कमाएगा, लाखों कमाएगा, लाखों कमाएगा। मुझे आज भी याद है 200 रुपए, मात्र 200 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेच दिया था मैंने। जैसे आदमी के पास 2 किडनी होती है तो एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रहता है कि नहीं रहता। तो मैंने सोचा घर में 2 सिलेंडर हैं, काम एक ही लग रहा है, एक दे दो। 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए। और जब घर पे गया तो पापा ने बोला कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। और उन्होंने मुझे 1000 एग्जाम्पल दिए, तेरे चाचा के लड़के ने भी करके देख लिया, तेरे मामा के लड़के ने भी करके देख लिया, फलाने ने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी किया था, किसी ने कुछ कमाया नहीं और सबका पैसा जेब से गया। मुझे बताइए, जहां पे आपको नेगेटिव चीजों से मोटिवेट किया जाता हो, कभी आपको इस बात का भरोसा आ पाएगा वहां से कि आप इस बिजनेस में से पैसा कमा सकते हो? मैंने मेरा प्लान से कहा मुझे नहीं करना भैया, मेरे पापा भी ना बोल रहे हैं, मेरे घर वाले भी ना बोल रहे हैं, नहीं करना मुझे। ये बात है 2013 की, ये बात है 2013 की। 2 साल के बाद में, 2-2.5 साल के बाद में मेरी पानीपुरी की लारी लगाता था मैं, पानीपुरी का ठेला लगाता था, गोलगप्पे जिसे कहते हैं, गुपचुप या गोलगप्पे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बराबर पानीपुरी, राइट। वहां उसकी लारी लगाता था मैं। जो दोस्त मुझे सेमिनार में लेकर गया था, वो दोस्त एक दिन फिर मेरी लारी पे पानीपुरी खाने के लिए आया और उसने बोला कैसा चल रहा है? मैंने कहा बस लारी में धक्का दे रहे हैं। तो बोले, उसने नया बाइक खरीदा था घर से, तो मैंने उससे पूछा कि भैया तुम्हारा अच्छा है यार, तुम तो नई नई गाड़ी, नई नई बाइक,
तो बोले तुम्हें भी तो बताया था, पर तुम्हें कहां समझ में आता है, तुम्हें तो चर्बी है। तुम्हें भी तो बताया था, तुम्हें कहां समझ में आता है, तुम्हें तो चर्बी है। मैंने कहा यार चर्बी बर्बी कुछ नहीं है, पर पापा ने ना बोला कि नहीं करना है, इसमें सब ऐसा होता है वैसा होता है। तो बोले पापा ने ना बोला, उसके बाद में तू करोड़पति बन गया क्या? अच्छा स्थिति कैसी है अभी? मैंने कहा जैसी पहले थी वैसी ही आज है। उसने मुझसे पूछा क्या बदल पाएगा इस स्थिति को? मैंने कहा ऐसा ही चलता रहा तो नहीं। उसने अपने बैग में से अपने चेक का स्क्रीनशॉट निकाला और उसने मुझे बताया कि देख पिछले महीने में 16,000 रुपए का चेक आया है। यहाँ मैं सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक मेहनत करता था, मुझे 5-6 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिला कभी। उसने 2-2.5 साल में 16,000 का चेक लिया। मुझे ऐसा लगा कि यार करने लायक तो है, 2-2.5 साल में तो कंपनी भागी ही नहीं। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो दिन था 9 जनवरी 2016। उसने मुझसे कहा कि चल मैं तुझे मैंने कहा यार ऐसा कुछ है तो मुझे भी बता, मैं करता हूं ट्राई। अगर तू मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं ट्राई करता हूं, तू मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं ट्राई करता हूं। तो बोला मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। फिर उसने दोबारा मुझे एक सेमिनार में बुलाया। मैंने कहा यार वो सेमिनार में जाएंगे वही लाखों करोड़ों की बात होगी, वही सब हेलीकॉप्टर और मर्सिडीज की बात होगी। एक काम कर, तू जाके आजा, तू मुझे समझा देना। हर डाउन अप्लायंस ये कहती है कि सर आप मुझे समझा देंगे, मैं तो आप ही से समझ लूंगा, मुझे किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को वो जबरदस्ती लेकर आया और उस दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्योंकि एक सब्जी बेचने वाली औरत, एक सब्जी का बिजनेस करने वाली औरत स्टेज पे आई और उसने कप कपाते, ऐसे उसके हाथों में माइक दिया गया और उसने कप कपाते हाथों से ये बोला कि मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई, मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जिस कुर्सी पे बैठा था उस पे मैंने जोर से हाथ मारा। मैंने कहा अगर विजय अग्रवाल ये औरत 3,000 कमा सकती है तो तू इस बिजनेस से पैसा कमा लेगा। बात करता हूं। एक डॉक्टर से रिलेट करता है, एक डॉक्टर से रिलेट करता है, एक इंजीनियर से रिलेट करता है। वो सब्जी बेचने वाली थी, मैंने उससे रिलेट किया। मुझे वो लाखों वालों की बात समझ में नहीं आई, मुझे वो सब्जी वाली की बात समझ में आई कि इसमें से 3,000 रुपए कमाया जा सकता है। आया ना, राइट। और मैं घर पे गया, घर पहुंचा मैं, मेरे पापा ने बोला आज लारी क्यों नहीं लगाई, आज पानी पूरी की लारी क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा पापा वहां पे लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, मैंने सब्जी बेचने वाली को पैसा कमाते हुए देखा। मेरे पापा ने फिर मुझे वही समझाया कि ऐसा कोई बिजनेस करने का नहीं है, ये तो सब बताने के धंधे, इसमें कुछ मिलता नहीं है। और मुझे उस दिन एक सेमिनार में बैठे बैठे एक बात समझ में आई और मैंने उसे अपने जीवन के मूल मंत्रों में शामिल कर लिया। और वो बात इतनी थी कि दुनिया से लड़ने से पहले, रणभूमि को जीतने से पहले आपको मन भूमि को जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में हार गए, अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रणभूमि में जिता नहीं सकती। और अगर एक बार आपने मन भूमि में जीत हासिल कर ली, दुनिया की कोई ताकत, कोई माइका लाल आपको बाहर हरा नहीं सकता। आया ना? मोने से पहले मेरे अंदर का जो द्वंद्व चल रहा था, करूं ना करूं, करूं ना करूं, सबसे पहले मुझे उस द्वंद्व को जीतना था। और 9 जनवरी 2016 को मैंने उस द्वंद्व को उस सेमिनार में बैठ के जीता कि अगर ये सब्जी बेचने वाली इस बिजनेस से 3,000 कमा सकती है, विजय अग्रवाल इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुझे इस बिजनेस में पैसा कमाने से रोक सके। मैं घर पहुंचा, पापा ने बोला नहीं करना, तुझे समझाया ना, ऐसा कुछ नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और बाप को समझाना पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हो, अपने बाप को नहीं। आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हो, अपने बाप को नहीं। और मैं उस दिन समझ गया कि ये नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके मुंह पे हर बात के अंत में एक ही डायलॉग होता था, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया। तुझसे ज्यादा दिवाली मैंने देखी है। अब उन्हें कैसे बताऊं कि पापा फटाके मैंने ज्यादा फोड़े। आखिरकार जैसे कहते हैं ना कि सबसे घातक हथियार कौन सा है? परमाणु।
राइट। उससे भी घातक हथियार का नाम मैं आज आपको बताता हूं, इमोशनल हथियार। ये एक ऐसा हथियार है कि इसे आप किसी पे भी फायर कर दो, ये अचूक उसका निशाना भेद ही देगा। और मेरे पापा ने भी आंखों में आंसू लाते हुए, और आप यकीन नहीं मानोगे सर, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि मुझे सबसे पहले अपने मन भूमि को जीतना था। मैंने मन भूमि को जीता और मैंने निर्णय किया कि मैं मोदी। क्योंकि आज हमारी जो परिस्थिति है, इससे खराब परिस्थिति हो नहीं सकती। और अगर मुझे इस परिस्थिति में को बदलाव करना है तो मुझे आज निर्णय करना पड़ेगा। यदि मेरे पापा ने आज से कुछ सालों पहले निर्णय कर लिया होता तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं होती। और अगर आज मैंने निर्णय नहीं किया तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे गाली देंगी कि कम से कम तू तो निर्णय कर सकता था, तूने निर्णय कर लिया होता तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं होती। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि आप अपने जीवन में करने के लिए क्या कीमत चुकाओगे। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आज से मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। आपको यकीन नहीं होगा सर, 1.5 साल तक मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की। 1.5 साल खून के आंसू रोया हूं सर मैं। आप सोच कर देखो, एक घर में एक छत के नीचे आप रह रहे हो, आप खाने बैठे हो तो पिताजी खाने नहीं बैठे, पिताजी खाने बैठे तो आप नहीं बैठे। सुबह 6 से 8 बजे निकलता था, रात को 2-2 बजे घर में जाता था ताकि पिताजी से इंटरेक्शन ना हो, उनसे झगड़ा ना हो जाए। सुबह उठा, मम्मी को बोला कि मम्मी पिताजी से रात को ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप है ना मुझे, तो मेरे मम्मी ने कहा मुझसे कि वो तेरे पापा हैं, तुझे गलत थोड़ी समझाएंगे, वो तेरा अच्छा ही तो चाहते हैं। मैंने कहा मैं यही तो बोल रहा हूं कि वो मेरे पापा हैं, वो मेरा अच्छा ही तो चाहते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इसी में मेरा अच्छा है। राइट अच्छा, समझ आ नहीं रहा ऐसा नहीं था, वो समझना चाहते नहीं थे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोते हुए व्यक्ति को, सोते हुए आदमी को उठा सकते हो। जो आदमी सो रहा है ना, उसे आप उठा सकते हो, पर जो आदमी सोने का ढोंग कर रहा है, क्या उसे उठाया जा सकता है? होता है कि नहीं? जो नहीं समझ रहा उसे समझाया जा सकता है, पर जो समझते हुए ना समझे उसे समझाया जा सकता है क्या? हाँ या ना? तो मुझे समझ में आया कि ये समझना चाहते नहीं है, और उस समय मैंने निर्णय किया। मैंने मेरी माँ से कहा, आज मैं आपको बताता हूं, मैंने मेरी मम्मी से कहा कि 5 साल मुझे दे दो। 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तूने खाना खाया, सोया नहीं सोया, तू कब आ रहा है, कब जा रहा है, ऐसा समझना। 5 साल तुम्हारा लड़का विदेश गया है पैसा कमाने के लिए, 5 साल दे दो मुझे मेरी जिंदगी के। अगर 5 साल में मैंने सफलता अर्जित नहीं की, मैं सौगंध खा के बोलता हूं मां, पूरी जिंदगी वो करूंगा जो आप कहोगे। मुझे 5 साल दे दो इस बिजनेस में अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। 5 साल। 5 साल सर, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता। आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता। आप सफलता लेने निकले हो, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक बहुत अच्छे शायर ने एक शायरी कही कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। फूल तो खिलते हैं इस चमन में। मैंने मम्मी से बोला 5 साल दे दो। मैं गया मेरे अपलाइन के पास और अपलाइन से जाके कहा कि सर आपने कहा था आप सपोर्ट करेंगे, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना है। मेरे अपलाइन ने थोड़े दिनों उनके साथ रहा, थोड़ा कुछ सीखा, कुछ पता चला, और एक दिन मैंने उनको डेमो के लिए बुलाया। 4 बजे का डेमो का समय निर्धारित हुआ और मैंने उन्हें डेमो के लिए बुलाया। मेरे अपलाइन को मैंने फोन किया कि सर कल शाम को 4 बजे डेमो करने जाना है, कल शाम को 4 बजे डेमो करने के लिए जाना है। मेरे अपलाइन ने कहा ठीक है, अपनी डेमो किट ले आना। मैंने कहा सर वो क्या होता है? क्योंकि हर डाउनलाइन को यह लगता है कि वो डेमो किट बना के अपलाइन पे एहसान कर रहा है, और ये सत्य है। और मुझे ऐसी ही फीलिंग आई थी कि मेरा अपलाइन, मैंने कहा सर वो डेमो किट क्या होता है? तो बोला वो आपके पास जो थैला होता है ना वो। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है, मैंने आपसे कहा तो था कि खाने तक के पैसे नहीं, आप डेमो किट बनाने की बात कहां कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, मैं बाहर हूं, तुम मेरी डेमो किट मेरे घर से लेते हुए आना और 4 बजे तुम वहां पहुंच जाना, मैं सीधा ही वहां पहुंचूंगा। 4 बजे मैं वहां पहुंचा। वो जिस महिला ने मुझे बुलाया था उन्होंने टेबल वेबल लगा दिया, 8-10 महिलाएं आ गई। अब 4 से 4:10 हुई। मैंने अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर कहां पे? तो बोले विजय मुझे 15-20 मिनट लगेगी। मैंने कहा ठीक है सर।
फिर मैंने 4:15 बजे जो 8-10 लेडीज आई थी उसमें से 2-3 लेडीज उठ के चली गई कि वो आए ना तो हमें बताना, हम फिर आ जाएंगे। फिर 4:30 बज गए, मैंने फोन किया, सर कहां पे? तो बोला विजय 15-20 मिनट और लगेगी। अब मुझे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा कि इनको पता नहीं चलता क्या। 5 बज गए, 5 बजे तक मेरा अपलाइन आया नहीं। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई कहां पे? तो बोला मुझे और 15-20 मिनट लगेगी। अब मुझे काटो तो खून नहीं निकले, क्योंकि मेरे पापा ने पहले ही कहा था कि इसमें सब बेवकूफ बनाते हैं, और मुझे उस दिन पहली बार ये लगा मैं बेवकूफ बन गया। क्यों? क्योंकि अपलाइन ने क्या बोला था? सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, और मेरे दिमाग में ये था कि अब ये मुझे पूरा सपोर्ट करेगा। 5 बज गए, वो नहीं आया। जो 10-12 महिलाएं आई थी, अब उसमें से 2-3 महिलाएं बची, और जिस महिला ने मुझे डेमो के लिए बुलाया था उन्होंने कहा कि विजय भाई जैसा आता है आप कर दो ना। अब मैंने जिंदगी में पहली बार डेमो के गिलास उठाए, दोनों में पानी डाला, एक में स्टेरिक्लीन और एक में लाइजोल डाला, और मैंने उठाकर कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। मुझे बाद में पता चला कि उसमें उजाला भी डालना था, बराबर। पर डॉन को पता है कि रिवॉल्वर में गोलियां, डेमो आता है या नहीं आता है किसको पता था? मेरे को। क्या सामने वाले को पता था? नहीं। तो डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, मुझे पता है मुझे डेमो आता है या नहीं आता, राइट। उन्होंने ताली भी बजाई और 4 स्टेरिक्लीन के ऑर्डर भी दिए। अब मैं जिस फ्लैट में मैं डेमो कर रहा था वहां से लेकर मैं जब थोड़ी दूर को गया तो मेरे जो परम पूजनीय अपलाइन थे, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, वो एक चाय की टपरी पे मुझे दिख गए। अब आपको गुस्सा आ रहा हो और आप भोजपुरी में जितनी गालियां दे सकते हैं, आप यकीन मानिएगा मैं उनके पास गया, उनकी डेमो किट को ऐसा पकड़ा और मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका, साले तुम्हारे चक्कर में बाप से दुश्मनी ले ली मैंने। हाँ, सपोर्ट करूंगा 4 बजे के टाइम पे 5:30 बजे तक ठिकाने नहीं थे तेरे। और जितनी मुझे आती थी उस समय, जितनी आती थी मैंने सब प्रेम उनको दे दी, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। और आखिर में जब उनको देने के बाद में उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा 2 सवाल। सवाल नंबर 1, चाय पिएगा? अब मैं आपको बता दूं मैं बनिया हूं। मैंने कहा इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय का गिलास क्यों छोड़ूं? हाँ है ना, इसके साथ काम तो करना है नहीं, आज अपन ने डिसीजन ले ही लिया, अब इसके साथ मैं कहा चाय का गिलास क्यों छोड़ू। उसने चाय का गिलास मेरे हाथ में दिया और जैसे ही मैंने चाय के गिलास में से एक सिप मारी, उसका दूसरा सवाल, जिस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया, और मैं चाहता हूं ये आंसर आप भी अपने घर लेकर जाइएगा। वो दूसरा सवाल था, विजय अगर आज मैं तेरा डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा नहीं करता। उसने मुझे कहा कि मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था और मैं चाहता था क्या तू डेमो करे, मैं चाहता था क्या तू डेमो करे। और आप यकीन मानिए कि उसके इस जवाब ने मेरी जिंदगी के सारे दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बच्चा अगर मैं पैदा कर रहा हूं तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी अपलाइन की, मेरी अपलाइन की। पैसा किसको कमाना? मेरे को। आगे किसको बढ़ना? मेरे को। परिवार को सुखी किसको करना? मेरे को। विदेश यात्रा किसको जाना? मुझे। गाड़ी किसको लेनी? मुझे। सपनों की जिंदगी किसको जीनी? मुझे। और काम करने अपलाइन आएगा, काम करने अपलाइन आएगा। मैंने कहा मैं जहां न्यूज़पेपर डालने जाता था वहां तो कोई अपलाइन नहीं था, मैं जहां जॉब जाता था वहां तो कोई अपलाइन नहीं था, मैं पानी पूरी की लारी लगाता था वहां तो कोई अपलाइन नहीं था। और उस दिन जिंदगी में एक चीज सीखी कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, सिर्फ जनाजे उठते हैं। और आप यकीन मानिएगा वो दिन है और आज का दिन है, मैंने मेरी अपलाइन को ना किसी डेमो में बुलाया ना किसी प्लान में बुलाया, रिस्पेक्ट अपलाइन इस तरीके से बनाया, वो मेरे लिए सर्वत्र सर्वोच्च परी है, बराबर है। पर पैसा मुझे कमाना है तो काम मैं करूंगा, बात खत्म। पैसा मुझे कमाना है, काम मैं करूंगा। आज 6.5 साल हो गए
आप मेरी किसी भी अपलाइन से फोन करके पूछ लीजिए कि विजय अग्रवाल के आपके कितने डेमो करवाए, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अपलाइन का यूटिलाइज करना है, यूज नहीं। अपलाइन का यूटिलाइज करना है, यूज नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, आ जाइए चलो अब देखिए, हाँ चालू कीजिए, बताइए बताइए। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो, उसने रख दिया और बटन दबा के, और वहां से वो खुद फोन पे बात कर रहा है, सर आप बताइए मैं आता हूं, हाँ बराबर है। जबकि अपलाइन का रिस्पेक्ट ऐसा होता है कि अगर वो उस समय एक शब्द भी बोल रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है उनका बैग लेके घर में लेकर जाना, मेरा फर्ज बनता है उनका एडिफिकेशन करवाना, मेरा फर्ज बनता है उनको अपनी टीम से मिलवाना, राइट है। पर लोगों का ईगो इतना हाई होता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि जीवन में अपलाइन इस दुनिया में आपके माँ बाप के बाद में या उनसे भी एक स्टेप ऊपर, अपलाइन एकमात्र वो व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में जो आपका अच्छा चाहता है। क्योंकि अगर आपका 100 रुपया आएगा तभी उसको 100 रुपया आएगा, आपको 200 रुपया आएगा तभी उसको 200 रुपया आएगा। और कोई भी समझदार व्यापारी, कोई भी समझदार व्यापारी अपनी चलती दुकान पे लात नहीं मारता, हाँ या ना, बराबर। और आप नहीं मानोगे, 3 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में मेरा पहला चेक आया, खुशी के मारे बावला हो गया, पागल हो गया। मैंने घर पे फोन किया, मम्मी को बोला मम्मी आज तो खीर बनाओ। मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा चेक आया है। अगर आपके घर में खुशखबरें आने वाली हो और यदि कोई कंफर्म कर दे कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या करते हो? कोई हंसेगा नहीं, कोई खुशी नहीं, 9 महीने बाद देखेंगे। कोई ऐसा करते हो क्या है कि नहीं नहीं कोई हंसेगा नहीं, कोई खुशी की बात नहीं, 9 महीने बाद आएगा तब देखेंगे? नहीं, हम पहले दिन से खुशी मनाने लगते हैं, हाँ या ना। पहले दिन से, अरे बेटा ये खा, ये मत खा, ये उठा, ये मत उठा। आया नहीं है वो, 9 महीने बाद उसका जन्म होगा, पर वो उसकी किलकारी आज आपके घर में गूंजने लगती है जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट। यस और नो, यस और नो। वो बच्चा आया नहीं है, पर उसकी किलकारियां, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसके पैर, उसकी सांसें, उसके रोने की आवाज आपके कानों में गूंजने लगती है। वो आया नहीं है, 9 महीने बाद आएगा, पर उसके एहसास आपको उस दिन हो जाता है जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट। यस और नो, हाँ या ना। तो जिस दिन मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट, अब तो मात्र 9 महीने की राह देखनी है, मात्र 9 महीने। और आपको बताते हुए गर्व होता है, हाईएस्ट पे आउट है 6.5 लाख रुपया महीना, 6.5 लाख रुपया महीना। आपको क्या लग रहा है मैं कलेक्टर बन गया होता? आईएएस ऑफिसर की एग्जाम मैंने पास कर ली होती, मैं आज भी कहीं बड़ौदा में ठेला लगा रहा होता। और कभी ना कभी आप बड़ौदा गुजरात घूमने आते तो आप मेरे वहां पानी पूरी जरूर खाते, आया ना, राइट। एक हारा हुआ इंसान और एक योद्धा, दोनों में फर्क इतना ही होता है कि जब दुनिया उससे कहती है हारे हुए इंसान से कि तू छोड़ दे, वो तुरंत छोड़ देता है। और जो योद्धा होता है वो ये बोलता है यार एक प्रयास और करके देखता हूं। सिर्फ इतना फर्क होता है। 6 साल पूरे हो गए, आपको बताता हूं और गर्व करता हूं इस बात पे, मुझ तक पिछले 6.5 सालों में 2.5 करोड़ रुपया मेरे घर पे आया है, 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़। हर रोज जब मैंने मुझे किया था तो मेरे घर पे हर रोज हमारे आस पड़ोसी में से कोई ना कोई मेरे पापा को समझाने आता था, बाबूलाल तेरा लड़का किस धंधे में देख, बाबूलाल तेरा लड़का किस धंधे में देख। आज भी मेरे पापा को रोज एक आदमी समझाने आता है, बाबूलाल आपका लड़का किस धंधे में देख। शब्द वही है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। रोज एक आदमी समझाना आता था। मेरी मम्मी बोलती थी मुझसे कि देख वो भी आके समझा के चले गए, वो अंकल भी आके समझा के चले गए, वो भी सलाह दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा जितने भी आदमी सलाह देने आ रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही बात करनी है आपको कि 6 महीने का राशन भरवा दीजिए, मेरा बच्चा वही करेगा जो आप कहेंगे। और जैसे ही मम्मी ने ऐसा बोलना शुरू किया, पता नहीं सलाह देने वालों की कमी कैसे हो गई, फिर कोई सलाह देना आता ही नहीं था, क्योंकि सलाह देने में तो पैसा लगता नहीं है, राशन भरवाने में पैसा लगेगा, आया ना।
बराबर। और इन लोगों की हाँ ना को सुन के, इन दो चार उच्च तुच्छों की ना को सुन के हम जैसे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, जिनके घर में उनकी वाइफ उनका सुनने को तैयार नहीं है, उनकी सुन के हम बिजनेस छोड़ देते हैं। सर 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। सबसे पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड i10, सबसे पहली गाड़ी, 1 साल के अंदर सबसे पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड i10। जब शोरूम में गया गाड़ी खरीदने के लिए तो मेरे पास एक्टिवा थी, उससे थोड़े दिन पहले कुत्ता टकरा गया था, तो पंखा भी जो था वो टूट के ऐसे लटक रहा था। अब गर्मियों के समय में आपको कभी एसी की हवा खानी हो तो आप है ना, आपने किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, पर कभी कभी हम किसी शोरूम में घुस जाते हैं, भले ही कुछ खरीदना हो कि ना खरीदना हो, कि यार चलो ठंडी हवा तो आ रही, हाँ है ना, बराबर। तो उनको ऐसा, जब मैं उधर गाड़ी खरीदने के लिए गया तो उनको ऐसा लगा ये नौकरी मांगने आया है। अब आपको दिखता तो मैं शाहरुख खान जैसा हूं ही, मेरी माँ की नजरों से देखो, इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी आपके सामने खड़ा है। मैं गया वहां रिसेप्शन, अच्छा जब आप गाड़ी के शोरूम में जाते हैं तो आपकी खातिरदारी ऐसे की जाती है जैसे घर पे जमाई आया हो। क्या लेंगे सर, चाय कॉफी ठंडा, क्या लेंगे? और यहाँ कोई पानी पूछने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लगा ये टाइम पास करने आया है। मैं गया रिसेप्शन पे, मैंने जाके कहा कि, उन्होंने पूछा बताइए क्या काम है, मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। उनको लगा ये टाइम पास करने आया है, तो ऐसा कॉर्नर में सोफा था, तो मुझे बोला कि वो सोफे पे आप बैठ जाइए, हम किसी को भेजते हैं। अब जब हमारी टीम में कोई नया नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो हम नहीं बोलते उसको कि तू डेमो कर, मैं देखता हूं, तू सीख, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे कोई नया नया जुड़ा था शोरूम में, तो वो आ गया समझाने, बोले सर बताइए क्या चाहिए आपको। मैंने कहा क्या बेचते हैं आप? तो बोले गाड़ी। मैंने कहा वही चाहिए। उसने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि सर कितना बजट है आपका? अब ये जो बजट है ना, इसको अगर आप हिंदी में रूपांतरित करें तो आपको पता चलेगा, इसका सीधा मतलब ये होता है कि सर आपकी औकात कितनी है। बजट को आप हिंदी में रूपांतरित कर लीजिए, सर आपकी औकात कितनी है। अब मुझे बताइए सर, क्या ये सवाल उस दिन मुझसे पूछा गया था? नहीं। मैं एप्पल खरीदने जाता हूं तब भी पूछा जाता है कितने वाला बताऊं, शर्ट खरीदने जाता हूं तब भी पूछा जाता है कितना बजट है आपका, चप्पल खरीदने जा, अरे एक 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला मुझसे मेरे मुंह पे औकात पूछ रहा है, और हम हंस के कहते सर इतना वाला बता दीजिए, 500 वाला। मतलब वहां ईगो रखना चाहिए, वहां ईगो नहीं रखेंगे, पर ईगो वहां रखेंगे जो हमारा अच्छा चाहता है। अपलाइन के सामने ईगो रखेंगे, डाउनलाइन के सामने ईगो रखेंगे, पर वहां नहीं रखेंगे जहां तुम्हारे आत्मसम्मान को हर दिन कुरेदा जाता है। और उससे मुझने पूछा सर आपका बजट कितना? आप यकीन मानिएगा दिल पे लगी बात। मैंने कहा ग्रैंड i10 चेरी कलर टॉप मॉडल की कीमत कितनी? तो बोले 7,38,000 रुपए। मैंने बैग में से चेक बुक निकाली, चेक साइन करके उसको दे दिया। उसका दूसरा सवाल था सर आप करते क्या है? मैंने कहा पूछ नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड i10। पापा को, उस समय तक पापा मुझसे बात नहीं करते थे, तो मैंने पापा को, मेरे मम्मी को फोन किया। मैंने कहा मम्मी पापा को भेजो, काम है, अर्जेंट भेजना। तो मेरी मम्मी को लगा आज ये फंस गया कहीं, इसने किसी ने इसको धर दबोचा है। तो उसने पापा को बोला कि जाओ उसको छुड़ा लाओ, जाओ। और तब तक मैंने बताया नहीं था कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मैंने बताया नहीं था। मेरे पापा मेरे को जब पता है वो चाबी देने आते हैं ऐसे, राइट, ऐसे करके, तो मेरे को जब वो चाबी देने आया, मैंने कहा मैं तो नौकर आदमी हूं, मालिक अभी आ रहे हैं, मालिक अभी आ रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा जब मेरे पापा वहां पे आए और उन्हें पता चला कि आज उनके बेटे ने गाड़ी खरीदी है, और जब उनको चाबी देके ऐसे फोटो खिंचवाया जा रहा था ना, उनकी आंखों में आंसू थे और 36 की छाती 72 की हो गई थी। 36 की छाती 72 की हो गई थी। और आप यकीन मानना, मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, रोजी है मेरी, उस दिन मुझे लगा कि विजय तेरी सारी मेहनत वसूल हो गई, आज तेरी सारा संघर्ष वसूल हो गया। अरे लोग मरने के बाद श्राद्ध पक्ष में कुत्ते और कौवे को खाना खिलाते हैं, मरने के बाद में श्राद्ध पक्ष में कुत्ते और कौवे को खाना खिलाते हैं कि उनके पूर्वजों तक पहुंचेगा। मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता कि मरने के बाद में खाना खिलाया वो कुत्तों को या कौवे को वो पूर्वजों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर अगर मेरे जीते जी, मेरे माँ बाप के जीते जी मैं धरती पे उन्हें स्वर्ग दे सकता हूं तो मैं मर मर के तैयार हूं। कहते हैं कि आप अपनी चमड़ी के जूते भी बना के माँ बाप को पहनाओ तो नहीं चुका सकते, राइट है। अरे भैया 5 साल नहीं 10 साल भी अगर मुझे मर मर के और मेरे माँ बाप के चेहरे पे स्माइल आ गई ना, तो इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा प्रसाद मेरे लिए जीवन में और कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। एक माँ इस उम्मीद में 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, इस माँ एक उम्मीद में 9 महीने बच्चे को रखती है कि बड़ा होके ये मेरे लिए कुछ करेगा, और जब वो बच्चा बड़ा होता है ना तो वो बोलता है हमसे ना हो पाए, हमसे ना हो पाएगा। और मुझे इतना समझ में आता है कि मेरे माँ बाप की खुशी और मेरे परिवार की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, बराबर है। मैंने जिंदगी के सारे आयाम देख लिए और आखिर में जब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था आपसे कहता हूं, कागज निकालिए और उस पे एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जो आपके ना रहने के बाद में आपके बच्चों को आप ही की तरह प्यार करे, उनको उसी तरीके से रखे। एक आदमी का नाम लिख दीजिए, अगर आपके पास वो एक आदमी का नाम है जो आपके ना रहते हुए आपके बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकता है, तो आपको मुझे जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, अगर वो नाम आपके पास नहीं है ना तो मुझे माफ कीजिएगा, सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आज की तारीख में महीने का 4 से 5 लाख रुपया आता है। खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए ना तो मेरे माँ बाप को पूरी जिंदगी इस बात का गर्व रहेगा, राइट है, इस बात का दुख रहेगा कि मेरा बेटा नहीं है, बराबर इस बात का गर्व रहेगा कि वो 7 पीढ़ी का बंदोबस्त करके गया है। गर्व करता हूं मैं सुनता हूं कई लोगों की माँ से कि तुझसे बेहतर तो पत्थर को जन्म दिया होता ना तो अच्छा था। आज मेरे माँ बाप बोलते हैं कि भगवान तेरी जैसी औलाद सबको दे। ये है अचीवमेंट। पहली गाड़ी ग्रैंड i10 खरीदी 7.5 लाख रुपए की, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख रुपए की एस क्रॉस। आज जिस गाड़ी में चलता हूँ वो 22 लाख रुपए की MG हेक्टर टॉप मॉडल। मुझे बताइए, मैं आपसे दिल पे हाथ रख के अपने ऐसा हाँ ताली नहीं, दिल पे हाथ रख के अपने ईश्वर की शपथ खा के बोलिए कि अगर मेरी जिंदगी में मुझे परिवर्तन ला सकता है तो क्या आपकी जिंदगी में नहीं ला सकता? नहीं ला सकता? हाँ या ना? बराबर। तो ये जो यस बोल रहे हैं ना, ये यहां से नहीं आना चाहिए, यहां से आना चाहिए कि सही में ला सकता है। और मैं एक ही बात बोलूंगा आपको कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और योर सक्सेस। आप एकमात्र व्यक्ति है इस पूरी अर्थ पे, इस पूरी पृथ्वी पे जो 7वें आसमान से उठा के आपको जमीन की धूल में मिला सकता है और जमीन की धूल से उठा के आपको 7वें आसमान पे बिठा सकता है, और वो है आप। यू आर। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और योर सक्सेस। यू आर। आप और आप और आप और आप ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में किसी भी घटना और किसी भी अचीवमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। बदलाव जरूरी है,